व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ठीक है, प्राइमरी पर्पज क्या है ट्रेड यूनियन का। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ट्रेड यूनियन का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। प्राइमरी पर्पज होता है ट्रेड यूनियन का कि वो अपने अंडर में जो भी मेंबर हैं उनके, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और उनके प्रोटेक्शन के साथ इम्प्रूवमेंट पर भी काम करें। ठीक है, ये प्राइमरी पर्पज है ट्रेड यूनियन का। दूसरा सवाल है, नेम 2 हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सॉरी, नेम 2 हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्कर कॉम्बिनेशन। वर्कर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ट्रेड यूनियन। ठीक है, वर्कर कॉम्बिनेशन पहले बोला जाता था, अभी उसका नाम है ट्रेड यूनियन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 2 रीजन बताइए, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जिसके कारण ये ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन शुरू होने लगा। ठीक है, हिस्टोरिकल रीजन आपसे पूछ रहा है। वर्कर्स कॉम्बिनेशन और ट्रेड यूनियन formed to improve working condition and protection for workers' rights. 2 historical reasons for their information were to protect worker from exploitation and to prevent strike breaking. ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल रीजन है जिसके कारण ट्रेड यूनियन का जो है फॉर्मेशन हुआ था। और ये ट्रेड यूनियन जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, वो वर्किंग कंडीशन और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काम करता है। तीसरा है, व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर वर्कर्स एंड देयर यूनियन निगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स टू सेट एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां वर्कर और उनके जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो एम्प्लॉयर से निगोशिएट करते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर वो टर्म्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगला सवाल है आपका, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO जिसको बोलते हैं, इसके आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हैज मैनी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सच एज प्रमोटिंग डिसेंट वर्क, ये पहला ऑब्जेक्टिव था उसका ILO का। ठीक है, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे दिया ऑब्जेक्टिव, आप चाहो तो कोई 2 लिख सकते हो। अगर आपसे 2 पूछा है तो 2 ही लिखिए। पहला लिखिए प्रोमोटिंग डिसेंट वर्क, दूसरा लिखिए प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। ठीक है, ये सब ILO का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला है आपका, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ द ILO। ठीक है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ द ILO के फीचर के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर गिव्स इक्वल representation to government, employers and workers. This structure allows for open debate and collaboration on labor standard and policy. ठीक है, तो ये जो है ट्रिपटीट बोलेंगे या ट्रिपटाइट, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिपटीट ही बोलेंगे। कोई पढ़ो, किसी को पता हो तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपटीट या ट्रिपटाइट? ट्राइपार्टाइट है। ट्राइपार्टाइट, हाँ। ओके, ठीक है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है आपके ILO का। ठीक है, तो इसका ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर जो है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है या ट्रेड यूनियन है, तो ये ILO बोलता है कि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपनी मर्जी चला रहा है और वर्कर की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि वर्कर ही दबदबा बना के रखा है, एम्प्लॉयर डर के रख रहा है। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। तो ये जो है ILO
बात करता है। इसके बाद लेबर स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। अगला सवाल है मेंशन टू फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया। मैं ये जो मैडम ने भेजा ना, मैं इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना बहुत हद तक हमने बना लिया है, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल थे जो हमने आईएलओ से नहीं लिए थे, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आईएलओ से बहुत सारा सवाल लिया गया है, तो मैं बोला एक बार आप लोगों को बता दूं, और मैं इसका आंसर शीट भेज दूंगा। मैंने क्या है ना, बहुत सारा सवाल का आंसर मैं पेन से नहीं लिख पाता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी और टाइम रहता है। तो मैं उसको व्हाट्सएप में ही सबका आंसर लिख के रखा हूँ। जैसे पहले मैंने भेजा था ना, वैसे ही मैंने सबका आंसर बनाया है और सबका भेज दूंगा। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा सवाल, तो अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। और ये मॉड्यूल 1 है ना, जैसे ही मुझे मिलेगा, अगर अभी लेक्चर के दौरान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको लेक्चर बना के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। कल आप लोगों का एग्जाम है कि परसों? परसों सर। परसों है ना, तो कल भी रहेगा लेक्चर, ठीक है। कल थोड़ा जल्दी रख लेंगे तो आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, 1-1.5 घंटे में तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, किधर गया, मेंशन टू फंडामेंटल आईएलओ कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया। ये बोल रहा है कि दो कोई भी फंडामेंटल कन्वेंशन के बारे में बात कीजिए, ठीक है, जिसको इंडिया ने भी रेटिफाई किया है। तो इसका आंसर है इंडिया हैज रेटिफाइड टू फंडामेंटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो हमने आईएलओ के दो जो है फंडामेंटल कन्वेंशन को जो है रेटिफाइड किया है, किस संदर्भ में, तो चाइल्ड लेबर के संदर्भ में। तो क्या क्या है आपका, पहला है मिनिमम एज कन्वेंशन जो कि 1973 में, और दूसरा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एज कन्वेंशन है 1973 का, वो ये बोलता है दिस कन्वेंशन सेट्स अ मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट with some exception for light work and artistic performance. India ratified this convention on June 13, 2017, ठीक है। तो इंडिया जो है ना, ये मिनिमम एज कन्वेंशन जो है आईएलओ का, इसको रेटिफाई किया था 2017 में। ये चाइल्ड लेबर के लिए बनाया गया है। दूसरा इंडिया ने रेटिफाई किया था वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का है ये, और इसको भी इंडिया ने 2017 में रेटिफाई किया था। ये कन्वेंशन क्या बोलता है, दिस कन्वेंशन प्रोहिबिट एंड एलिमिनेट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इंक्लूडिंग स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है। इंडिया रेटिफाइड दिस कन्वेंशन ऑन June 13, 2017। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आईएलओ के तहत इंडिया ने कौन से दो कन्वेंशन को जो है रेटिफाई किया है, मतलब दो कन्वेंशन को का इंडिया मेंबर बना है। रेटिफाई का मतलब है कि हमने उसका मेंबरशिप लिया कि हम भी आपके इसमें जो है, आप जो भी रूल लगाओगे वो हमारे देश में भी लागू होगा, ऐसा। तो दो जो है इंडिया ने रेटिफाई किया है। अगला सवाल है आपका, नेम टू लॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईएलओज कन्वेंशन इन इंडिया, ठीक है। हमारे भारत में, इंडिया में आईएलओ से प्रभावित होकर हमने दो जो है लॉज अपनाए हैं, कौन कौन से है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपका, तो ये पहला है आपका इसमें, टू लॉज विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईएलओज कन्वेंशन इन इंडिया नेम्ड एज, फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, दूसरा है मिनिमम एज कन्वेंशन, ठीक है। मिनिमम एज कन्वेंशन का तो हमने ऊपर भी बात किया था, तो एक तो वो कन्वेंशन है, और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, ठीक है। ये आईएलओ के इन्फ्लुएंस से जो है इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया था। 8वां सवाल है अगला, व्हाट वाज द मेन इशू इन द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा केस। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसकी स्टोरी आप लोगों को पता होगी, मैंने बताया था। मैं सोच रहा हूँ इसका रात को ना, उसका मतलब बेंगलोर वाटर सप्लाई का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, ठीक है, और डाल दूँ,
जिस बच्चे को चाहिए कि एक बार देखना है तो आराम से सुन लेगा, पूरा कहानी याद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी केस लॉ हो वो कहानी के तरीके से आप याद रखोगे ना तो तुरंत याद आ जाएगा और तुरंत आप लिख भी सकते हो। इसमें क्या हुआ था मेरे हिसाब से, तो मैंने अभी पूरा याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो भूल जाता हूँ। लेकिन इसमें यही हुआ था कि बेंगलोर वाटर सप्लाई वाला जो है वो ए राजप्पा को मतलब कुछ ऐसा था जिसमें मतलब कुछ डिस्प्यूट हुआ था। एक सेकंड में बता ही देता हूँ तो आप लोगों को मतलब कम से कम 6 या 13 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, ये केस लो इतना लैंडमार्क है। हाँ देखो मैं पढ़ता हूँ। बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा केस का नाम है ये आपको इसमें भी आएगा, किसमें, शॉर्ट नोट्स में और इसमें सिचुएशनल में। अभी हम लोग ये करके ना सिचुएशनल का भी मैंने 8-10 सवाल लिया है, वो भी अभी डिस्कस करूंगा। 11 बजे तक लेक्चर रहेगा। ठीक है, आगे भी हो सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। केस का नाम है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, ये केस का नाम हो गया। ठीक है, 1978 का केस है ये, AIR 548 है 1978, SCR 207। फैक्ट ऑफ द केस, द अपेलेंट बोर्ड इन बेंगलोर वाटर सप्लाई केस imposed fine on the respondent employees for instance of misconduct and successfully recovered various sums as penalties। ठीक है, ये जो है बेंगलोर वाटर सप्लाई जो है रिस्पोंडेंट पर, रिस्पोंडेंट कौन होगा यहाँ पे, ए राजप्पा। ठीक है, तो ए राजप्पा के ऊपर जो है मिसकंडक्ट का जो है पेनल्टी लगाया, उनके ऊपर जो है फाइन इम्पोज किया मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है, और उन्होंने उनसे पेनल्टी के तौर पे मिसकंडक्ट के लिए फाइन ले भी लिया, रिकवर भी कर लिया। ठीक है, इन रिस्पॉन्स द एम्प्लॉइज इनिशिएटेड क्लेम्स एप्लीकेशन नंबर 5/72। यहाँ से सर ट्रिपल टेस्ट स्टार्ट हुआ था ना। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ किधर गया, हाँ। इन रिस्पॉन्स द एम्प्लॉय इनिशिएटेड क्लेम एप्लीकेशन नंबर 572 अंडर सेक्शन 33 सब सेक्शन C सब क्लॉज 2 ऑफ ID एक्ट asserting that the disciplinary action taken against them had transgressed the principle of natural justice। ठीक है, ये जो इनके ऊपर एक्शन लिया गया ए राजप्पा के ऊपर, उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाया गया मिसकंडक्ट का, तो ये चुप थोड़ी बैठेगा ए राजप्पा जो है कोर्ट गया। ठीक है, और कोर्ट में कहा कि उन्होंने जो मेरे ऊपर एक्शन लिया बेंगलोर वाटर सप्लायर ने, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ठीक है, द appellate board raised an objection before labor court contending that the board being a statutory body responsible for providing essential amenities to citizens essentially fulfill a sovereign function and therefore does not qualify as an industry as defined under section 2 subsection J of ID Act। ठीक है, consequently it was argued that the employee not classified as workman, thus challenging the jurisdiction of the labor court to adjudicate upon the employer's claim। अब क्या हुआ, जब वो कोर्ट गया ना ए राजप्पा, तो ये जो वाटर सप्लाई बोर्ड है ये बोलता है कि देखो आप हो लेबर कोर्ट में कौन से मामले जाएंगे, जो इंडस्ट्री के होते हैं। ठीक है, और मैं जो काम कर रहा हूँ, जो हमारा है अपेलेट बोर्ड जो है वाटर सप्लाई का, वो इंडस्ट्री में डिफाइन नहीं है। ठीक है, हम लोग इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। ठीक है, हमारा सॉवरन फंक्शन है, और ना ही सामने वाला जो है बंदा है वो वर्कमैन है। तो जब वो वर्कमैन नहीं है और मैं इंडस्ट्री नहीं हूँ, तो लेबर कोर्ट को जुरिडिक्शन बनेगा कैसे? लेबर कोर्ट में कौन सा मामला जाएगा, जो इंडस्ट्री में फॉल होता होगा, और जो सामने वाला क्लेमेंट है वो वर्कमैन होना चाहिए, कोई अदर पर्सन थोड़ी आ जाएगा क्लेम करने के लिए लेबर कोर्ट में। तो उसका चैलेंज, उसका जो है कहना ये था अपेलेट बोर्ड का, डिस्पाइट द बोर्ड्स ऑब्जेक्शन द लेबर कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉइज। इतना ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी, ये जो बेंगलोर वाटर सप्लाई है उसके ऑब्जेक्शन के बाद भी कोर्ट ने उसकी नहीं सुनी। ठीक है, और एम्प्लॉय के फेवर में फैसला सुना दिया। ठीक है, कि एम्प्लॉय का जो है नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ था, उसको जो मिसकंडक्ट का पेनल्टी लगाया गया था वो गलत था, एक्सेट्रा। Subsequently, the appellate board submitted 2 writ petitions, specifically 868-2439 1973 before the Karnataka High Court in Bangalore.
जैसे ही ये ऐसा सुना कि लेबर कोर्ट ने एम्प्लॉय के फेवर में दे दिया है फैसला, तो ये तुरंत जो है 2 रिट पिटीशन फाइल करता है। कौन? ये वाटर सप्लाई बोर्ड। कहाँ पे? कर्नाटका हाई कोर्ट में, अगेंस्ट लेबर कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट डिसमिसेस दिस पिटीशन asserting that appellate board indeed falls under definition of industry as stated in section 2J of ID Act। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जो बेंगलोर वाटर सप्लाई का जो है पिटीशन वो रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो वाटर सप्लाई है वो इंडस्ट्री के अंडर फॉल होता है, इसीलिए लेबर कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। ठीक है, अभी देखो, तो इसमें मेन इशू यही था, इसका कहना था वाटर सप्लाई वाले का कि भाई हम इंडस्ट्री में फॉल ही नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा। अभी देखो आगे क्या होता है। इशू ऑफ दिस केस, द सेंट्रल इशू वाज whether a statutory body engaged in activities essential for providing basic amenities to citizens which were considered as sovereign function could be classified as an industry। इसमें इशू यही था कि कोई भी जो बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वो सॉवरन फंक्शन करता है, तो वो भी क्या इंडस्ट्री में फॉल होगा या नहीं होगा, ये मेन इशू था। ठीक है, जजमेंट ऑफ दिस केस, ए 7 जज पैनल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कि कितने बेंच का जज था ये इस केस के हियरिंग में, तो 7 जज का बेंच था। ठीक है, 7 जज, ये लार्जर बेंच बोलते हैं इसको। A 7 judge bench of the Supreme Court conducted a comprehensive examination of the scope of industry. The majority decision endorsed by 5 judge with 2 judge dissenting। मतलब 7 में जो है ना 5/2 का हुआ कि 5 ने एक फेवर में बताया कि ये इंडस्ट्री में होगा और 2 ने बताया कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा, तो 5/2 के इसमें फैसला आया। अब क्या आया फैसला? The concept of triple test emerged from this case। इसी केस से ट्रिपल टेस्ट आया था। The Supreme Court in this case held that any profession, club, educational institution, charitable project, research institution, cooperative institution, if they met the triple test criteria, then fall within the scope of industry as defined under section 2J। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ये जो है चैरिटेबल ट्रस्ट होगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा या रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा या आपका कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होगा या कोई भी प्रोफेशन है, अगर ये ट्रिपल टेस्ट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको हम इंडस्ट्री मानेंगे। अब ट्रिपल टेस्ट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल टेस्ट दैट इज फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्टिविटी। सबसे पहला अगर कहीं कुछ है, कहीं पे काम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, तो अगर वहाँ पे सिस्टमेटिक एक्टिविटी है तो हम मानेंगे कि इंडस्ट्री हो सकता है। वो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला टेस्ट सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में दोनों में कोऑपरेशन है या नहीं है वहाँ पे। तीसरा उन्होंने दिया था ट्रिपल टेस्ट के तौर पे गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमन नीड्स। वहाँ पे जो है ना गुड्स हो या सर्विस हो, जिस भी तरीके का वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन होना चाहिए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, और वो फॉर ह्यूमन नीड होना चाहिए। ठीक है, तो उसको इंडस्ट्री माना जाएगा। तो ये ट्रिपल टेस्ट, आपसे ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द ट्रिपल टेस्ट, या आपसे पूछ देगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में 3 गाइडलाइन क्या दिए थे, या तीन टेस्ट के बारे में जिक्र करें। ठीक है, तो यही था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ठीक है, BWS फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ ID एक्ट बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप सिमिलर टू अ ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये जो BWS है वो इसमें फॉल होता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, व्हाट इज द मेन इशू ऑफ इन दी बेंगलोर वाटर सप्लाई। तो क्या था मेन इशू, बताओ। अभी मैंने बताया आप लोगों को, कोई बता सकता है तो? सर यही था कि वो जो
सप्लाई वो फाइन्स लगाता था अपने एम्प्लॉयज पर जो नेसेसरी भी नहीं थे, और एम्प्लॉयज को लगा ये रॉन्ग है। इशू देखो, आपसे पूछ रहा है इशू क्या था। तो इस केस में इशू था कि बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड जो है वो इंडस्ट्री में फॉल होगा या नहीं होगा, बराबर है। ये इशू था। आपको ये पूरा कहानी नहीं लिखना है, आपको ये 2 मार्क्स में पूछा है, राइट। तो आपको अगर इशू पूछा है तो सिर्फ आपको इशू लिखना है। अगर आप 2 मार्क्स में आप भरने लगोगे ना तो आगे आपको बनाने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, ओके। हाँ, तो आपसे सिर्फ इशू पूछा है तो इशू बोलो कि बेंगलोर वाटर सप्लाई वेदर इट इज फॉल इन इंडस्ट्री और नॉट, दिस इज द मेन इशू, ठीक है, इन दिस केस। ऐसा देखो इसमें आंसर, व्हाट वाज द मेन इशू इन द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा केस। आंसर, the main issue in this case was that whether Bangalore Water Supply and Sewerage Board will fall under the definition of industry or not, and what will cover in industry as defined under section 2 subsection J of Industrial Dispute Act। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो इशू ये था कि ये सेवरेज बोर्ड जो है बेंगलोर वाटर का वो इंडस्ट्री में आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहली बात ये थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्या क्या कवर होगा इंडस्ट्री में। जब सुप्रीम कोर्ट इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहा है तो उसमें बताएंगे ना कि क्या क्या इंडस्ट्री में कवर होता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट लाया ना कि भाई ट्रिपल टेस्ट लगाओ, इंडस्ट्री का डेफिनेशन पाओ, सिंपल। अगर ये तीनों मेट हो रहा है तो इंडस्ट्री है, नहीं तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। अभी देखो अगला सवाल है आपका, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट पॉलिसी कंसर्निंग लेबर वेलफेयर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेबर वेलफेयर के लिए डीपीएसपी में कुछ प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जो आप लोग पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े हो मैं अभी बताता हूँ। आप डीपीएसपी में देखोगे तो डीपीएसपी में दिया हुआ है इक्वल पे के बारे में। मेन हो या वीमेन हो, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। तो ये वर्क के लिए है ना, तो आ गया ना लेबर वेलफेयर में, ठीक है। दूसरा है लिविंग वेज, वर्कर्स शुड रिसीव अ लिविंग वेज विच इज मोर देन जस्ट मिनिमम वेज, ठीक है। ये लिविंग वेज मतलब मिनिमम वेज तो हो गया, मैंने बताया था वेजेस एक्ट में कि भाई किसी को 178 था ना अभी हमारे यहाँ का मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस तो है ही है, लेकिन किसी को लिविंग वेजेस मिलना चाहिए, मतलब जितना उसको खर्चा है रहने सहने में जितना लगता है कम से कम उसको उतना मिलना चाहिए। तो लिविंग वेजेस का भी आपके डीपीएसपी में जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला है डिसेंट वर्किंग कंडीशन, ये भी डीपीएसपी में है। एक बात और बता दूं आपको, जो भी डीपीएसपी में प्रावधान किए गए हैं वो सरकार बाध्य है कि वो करे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हो, नहीं। डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है। जस्टिशिएबल का मतलब है कि आप उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि डीपीएसपी में तो लिखा है सर कि इक्वल पे फॉर इक्वल मैन, तो हमारे यहाँ तो लड़की को 8,000 ही है, लड़के को 10,000 है, कैसे। सरकार डीपीएसपी में अगर कोई प्रोविज़न है तो सरकार ये इंश्योर करेगी कि वो फुलफिल हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हो ही, ठीक है, ये याद रखना। तो डीपीएसपी में दिए गए जो भी प्रावधान है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये ड्यूटी दिया गया है किसी भी स्टेट को कि अगर आप स्टेट में हो तो ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि डीपीएसपी में जो भी चीज़ें हैं मेंशन वो आपके नागरिकों को मिले, ठीक है, याद रखना। तो ये इक्वल पे हो गया, लिविंग वेजेस हो गया, डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद है मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी डीपीएसपी में प्रावधान किया गया है। इसके बाद है आपका सोशल सिक्योरिटी, वर्कर शुड हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी। अगला है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी आपके डीपीएसपी में प्रोविज़न है, वहाँ पे बताया गया है वर्कर एंड चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज एंड हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर। इसके बाद है आपका डीपीएसपी में एजुकेशन, चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके बाद है लिवलीहुड का, सिटीजन्स शुड हैव एक्सेस टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। द डीपीएसपी आर नॉट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ठीक है। डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट में नहीं आता है।
ये जो है वो गवर्नमेंट जो है इंश्योर करता है कि ये सब हमारे नागरिकों को मिले, ठीक है। तो लेबर के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें थी। इक्वल पे के बारे में बात करता है, लिविंग वेज के बारे में बात करता है, लिवलीहुड के बारे में बात करता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, नेम 2 सिग्निफिकेंट लेबर मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भाई लेबर मूवमेंट जो है इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले एरा में कौन कौन से हुए थे। तो 2 मेन जो है लेबर मूवमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर है 2 सिग्निफिकेंट लेबर मूवमेंट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वर दी। फर्स्ट है इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, ये पहला लेबर मूवमेंट था। और दूसरा है द साओ मिल वर्कर्स स्ट्राइक। ये 2 जो है आपका लेबर मूवमेंट हुआ था इंडिया में, ये प्री इंडिपेंडेंट एरा में। अब इंडिगो रिवॉल्ट क्या था? दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल, ठीक है। इट टुक प्लेस बिटवीन 1859 एंड 1860। ये सारा मैं आंसर भेज दूंगा, अभी आपको करा रहा हूँ ना, एक बार आप देखोगे तो आपको फिर से माइंड में आ जाएगा। दूसरा है साओ मिल वर्कर्स स्ट्राइक। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक इन इंडिया। इट टुक प्लेस इन 1889 इन बॉम्बे। द स्ट्राइक वाज बाय sawmill workers who demanded better working hours and wages increases, ठीक है। तो ये जो 2 है वो लेबर मूवमेंट था प्री इंडिपेंडेंस के पहले का, ठीक है। अगला सवाल है आपका, डिफाइन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो आपको बताया था मैंने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो, जो भी हो, ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब कोई इस्टेब्लिशमेंट है सपोज, ठीक है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा बना हुआ होगा तब वहाँ पे फिर स्टेट जो है अपना वो फंक्शन करेगा। लेकिन बहुत सारे जो प्रोविज़न है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही पावर करता है कि आप कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हो। अगला है, व्हाट इज मींट बाय कंसिलिएशन ऑफिसर एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से कंसिलिएशन ऑफिसर का डेफिनेशन पूछ रहा है। ए कंसिलिएशन ऑफिसर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है। ये बोल रहा है कंसिलिएशन, ये कंसिलिएशन ऑफिसर का ना आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ देगा डिफाइन कंसिलिएशन ऑफिसर एंड एक्सप्लेन इट्स ड्यूटी एंड पावर्स, ये आपको पूछा जा सकता है 100%, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट नोट के हिसाब से। तो क्या है, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये जो है हेल्प करता है रिजॉल्व करने में, क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसके बीच, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कुछ पावर और ड्यूटीज देते हैं अपने कंसिलिएशन ऑफिसर को। तो वो क्या है, तो ड्यूटी है पहला, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड मैटर्स, encourage the party to reach a fair settlement and report settlement to the government, ठीक है। पहले तो वो किसी भी डिस्प्यूट के अंदर अगर उनको डिस्प्यूट का पता चलता है तो कंसिलिएशन ऑफिसर का ड्यूटी है कि उस डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। उनके रिलेटेड जो भी मैटर है उसको भी वो इन्वेस्टिगेट करे। फिर पार्टी को जो है, जो भी पार्टी है इसके अंदर, उसको उसके बीच सेटलमेंट के लिए जो है उनको इनकरेज करे, ठीक है। और इसके बाद उसके सेटलमेंट का रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजे, ये है उसका ड्यूटी। उनके पावर्स क्या हैं, इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ पीपल फॉर एग्जामिनेशन, ये उनका पावर है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू द डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार उसके पास है। वेरीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड, वेरीफाई करेगा, ठीक है। और जो अवार्ड पास होगा उसको इम्प्लीमेंट कराने का भी पावर उनके पास है।
इसके बाद है हैव द सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट टू इन्फोर्स अटेंडेंस एंड कंपेल डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। जैसा सिविल कोर्ट के पास पावर रहता है कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको मंगवा सकता है, किसी बंदे को बुलाना है कोर्ट में तो बुलवा सकता है, तो ये सारा पावर जो है कंसिलिएशन ऑफिसर को है। अगर वो चाहे किसी बंदे का अटेंडेंस लगाना है तो वो इन्फोर्स करा सकता है, कंपेल कर सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए भी वो मंगा सकता है। अगला सवाल है डिफाइन वर्कर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, तो वर्कर का डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्कर का मतलब है वर्कर एज एनीवन हु वर्क्स इन एन इंडस्ट्री फॉर अ फी और रिवॉर्ड। ठीक है, कोई भी बंदा है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, फी या कोई रिवॉर्ड के लिए, तो उसे वर्कर कहा जाएगा। अब वर्कर में कौन कौन हो सकता है, स्किल्ड वर्कर हो सकता है, टेक्निकल वर्कर हो सकता है, क्लरिकल वर्कर हो सकता है, सुपरवाइजर वर्कर हो सकता है। ठीक है, वर्कर के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है कि वो कुछ काम करना चाहिए और वो किसी इंडस्ट्री में करना चाहिए और उसके बदले उसको कुछ मिलना चाहिए, फी मिलना चाहिए या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो जो है वर्कर माना जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज गिवन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। नेहा मैडम ये सवाल हमारा 14वां है, 14, सॉरी आपने तभी पूछा था मैं ध्यान नहीं दिया। 14th नंबर है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज गिवन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। जो आपने भेजा है ना PDF क्वेश्चन का, उसका 14वां सवाल है, 14th। इसका सही जवाब है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डिफाइंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज एनी डिसएग्रीमेंट between employer and employee, between employee themselves. This disagreement can relate to employment condition, terms of employment और working condition। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को आपको डिफाइन करने बोल रहा है, तो कोई भी डिसएग्रीमेंट, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के बीच हो या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के बीच हो या एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के बीच हो, ठीक है, लेकिन वो जो है डिसएग्रीमेंट किस चीज़ के बारे में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई कंडीशन है उसके लिए, या कोई टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए, या वर्किंग कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है उससे रिलेटेड होना चाहिए, किससे, एम्प्लॉयमेंट से। तो ऐसे किसी मुद्दे पर दोनों पक्ष में डिसएग्रीमेंट है तो ये माना जाएगा कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अगला सवाल है आपका 15वां सवाल व्हाट डज द टर्म रिट्रेंचमेंट मीन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। रिट्रेंचमेंट का पूछ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। रिट्रेंचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर नॉट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बट फॉर इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था छटनी के बारे में कि यार बहुत सारा स्टाफ हो गया है, हमारे पास माल कम बन रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा स्टाफ क्या करूँगा रख के, ठीक है, तो कुछ को रिट्रेंच कर देता है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट जो होता है वो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ही होता है, लेकिन वो ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन होता है। ठीक है, बाकी कोई आपसी विवाद के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है वो। ठीक है, इसके बाद है अगला सवाल हु इज एन आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, आर्बिट्रेटर का आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन होता है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो आर्बिट्रेशन कराता है, सिंपल है, आर्बिट्रेशन कराने वाला आर्बिट्रेटर होता है ना। इंडस्ट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई पार्टी आर्बिट्रेशन में जाएगा, तो जो आर्बिट्रेटर होगा वही उसका आर्बिट्रेशन कराएगा ना। तो जो आर्बिट्रेशन होता है, जो कराता है, वो आर्बिट्रेटर होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एन आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन, ठीक है, हु रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, सिंपल। अगला सवाल है आपका 17वां डिफाइंड स्ट्राइक एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक का मैंने बोला था आप लोगों को कि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है, जो अपने काम को रोक देता है कि मुझे अभी नहीं करना है,
हो सकता है किसी टर्म के लिए, किसी कंडीशंस के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, ठीक है, या वर्किंग आवर्स कम करने के लिए, या कुछ सुविधाएं उसको नहीं मिल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो एम्प्लॉई है अपनी बात मनवाने के लिए काम को टेम्पररी रोक देता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्ट्राइक। अब लीगली क्या बोलेंगे इसको, देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन स्ट्राइक एज a group of workers in an industry stopping work together, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, वर्करों का, वो अपने काम को रोक देता है साथ में मिलके। और a joint refusal by any number of worker who are or have been employed to continue working or accept employment, ठीक है। तो यही है मतलब स्ट्राइक का, कि भाई सब मिलके, जो भी स्टाफ है वो एक साथ मिलके स्ट्राइक कर देते हैं, काम को रोक देते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले ऑफ अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ले ऑफ का जो है आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है। तो ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ले ऑफ इज व्हेन एन एम्प्लॉयर इज अनएबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये ले ऑफ के बारे में, कि भाई जैसे मान के चलो मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा एम्प्लॉयमेंट है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट है, और मेरे यहाँ वर्कर काम कर रहे थे, अचानक से मशीन बंद हो गया, ठीक है, सारा मशीन। अब उसको रिपेयर होने में इंजीनियर बुलाऊंगा मैं बाहर से तो 2-3 महीना जाएगा, 4 महीना जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तब तक मैं स्टाफ को क्या करूंगा, बिठा के पगार दूंगा क्या, कहाँ से लाऊंगा मैं बिठा के पगार देने के लिए, राइट। तो उस समय पे मैं उसको ले ऑफ दे देता हूँ, ठीक है, उसके लिए कुछ कंपनसेशन देता हूँ उनको, और फिर ये बोलता हूँ कि भाई आपको जब भी मेरा मशीन ठीक होगा मैं आपको ही पहले लूँगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ले ऑफ। ले ऑफ में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को अपने यहाँ रखने के लिए नहीं रख पाने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है, कि भाई मैं तुमको कैसे रखूँ, मेरे पास मशीन ख़राब है, या उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होना, या बिजली नहीं होना, या उसके पास माल इतना हो गया है कि वो बिक नहीं रहा है, तो वो माल बना के और कहाँ रखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा रीजन हो जिसके कारण ले ऑफ दिया जा रहा है तो उसको ले ऑफ कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, किधर गया, एक सेकंड, हाँ, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयर अंडर द रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। तो इसका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का जो है, someone who employs one or more worker whether directly or through another person is called employer, ठीक है। कोई भी बंदा है जो किसी बंदे को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करता है, ठीक है, एक बंदा हो या बहुत सारा वर्कर हो, ठीक है, डायरेक्टली करता हो या किसी के थ्रू करता हो, तो जो वो बंदा है एम्प्लॉयर, उसको एम्प्लॉयर कहा जाएगा। जैसे मान के चलो मैं कंपनी का ऑनर हूँ, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट मेरा है, अगर मुझे किसी को एम्प्लॉय करना है, किसी भी वर्कर को, ठीक है, तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ, मैं किसी HR से भी करा सकता हूँ कि भाई मुझे वर्कर चाहिए, तो उस केस में मैं क्या होऊंगा, एम्प्लॉयर होऊंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का तो इजी है यार, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, जो किसी स्टाफ को, जो किसी वर्कर को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में रखे, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, किधर गया, व्हाट इज मीन्ट बाय अवार्ड। अब आप हमारा भी इम्पोर्टेंट 30 वाला जो था ना, अगर वो पढ़ोगे तो उसमें मैंने अवार्ड के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। अब मेरे बुक में भी सारा सवाल है उसका, अवार्ड का। देखो अवार्ड का मैं बता देता हूँ, मेरे इम्पोर्टेंट 30 में अवार्ड को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर
किधर गया अवार्ड, एक सेकंड, हाँ मैं बता देता हूँ, मेरे बुक में होगा। हाँ, सवाल नंबर 15 है मेरे में, ठीक है। अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, डिफाइन अवार्ड। अवार्ड मीन्स an interim or a final determination of any industrial dispute or any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal court, ठीक है। अवार्ड का मतलब होता है कोई भी, ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरिम या फाइनल जो भी डिटर्मिनेशन है कोर्ट का, उसको वो किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते समय दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है अवार्ड, ठीक है। इसका लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो लेबर कोर्ट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दिए गए ऑर्डर को, ठीक है, वो ऑर्डर आपका फाइनल भी हो सकता है या इंटरिम भी हो सकता है, उसको अवार्ड कहा जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद है आपका सवाल लॉकआउट क्या होता है। तो लॉकआउट का भी मैंने आप लोगों को मेरे इम्पोर्टेंट 30 में है। इसके बाद जो भी सवाल है मेरे हिसाब से मेरे बुक में सारा है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, 10 ही सवाल है तो कम से कम एक सीरीज तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो क्या है अगला सवाल आपका? अवार्ड हो गया। 21वां सवाल है लॉकआउट। आप लॉकआउट मेरे इम्पोर्टेंट 30 में देख लो, लॉकआउट के बारे में मैंने बताया है। आपका सवाल नंबर है, तो क्या है, सवाल नंबर 27वां है लॉकआउट। अंडर सेक्शन 2L ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट the term lockout is defined, and according to this definition it means the temporary closing of a place of employment or the suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him, ठीक है। तो लॉकआउट का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट को टेम्पररी क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ भी काम धंधा बंद है, या जो भी वर्क है उसको सस्पेंड कर देता है कि नहीं करना है अभी, ठीक है, या जो भी एम्प्लॉई है उसको रिफ्यूज कर देता है काम करने से कि नहीं अब नहीं काम करना है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा आपको लॉकआउट। इसके बाद अगला सवाल है आपका डिफाइन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को भी मैंने डिफाइन किया है। सवाल नंबर है आपका ट्रेड यूनियन वाला, एक सेकंड, किधर गया ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन डिफाइन, देखिए 29 सवाल हमारा जो इम्पोर्टेंट 40 है उसमें 29 सवाल है। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? ए ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो है एक वर्कर का ग्रुप है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए किसके, वर्किंग कंडीशन एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, ठीक है, जो कामगार होते हैं वो कामगारों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल वर्कर के राइट को और उनके इम्प्रूवमेंट को जो है, उनके वर्किंग कंडीशन को जो है अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो वो होता है ट्रेड यूनियन। अब ये सेक्शन में डिफाइन किया गया है कौन से, अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 2K डिफाइन ट्रेड यूनियन एज A trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily to regulate the relation between workman and employer, ठीक है, for imposing any restrictive condition on the conduct of any trade, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ट्रेड यूनियन। इसके बाद अगला सवाल कौन सा है आपका, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था आप लोगों को। स्टैंडिंग ऑर्डर है आपका डिफाइन, क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं सारा बता देता हूं तो आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे इंपॉर्टेंट 40 में। इन लेबर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर आर अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिफाइन करता है टर्म्स और कंडीशंस को किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे मान के चलो मैं किसी कंपनी में जॉब करने जाऊंगा तो कंपनी के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताया जाएगा कि आपको इतने घंटे की ड्यूटी करनी है, आपको इतने बजे आना है, आपको इतने इतने दिन छुट्टी मिलेगा। इसके बाद मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूँगा, मैं सर 9 बजे तक नहीं आ सकता, मेरे घर पे 8 बजे पानी आता है तो मैं 7 बजे चला जाऊंगा, ठीक है, ये हो गया मेरा टर्म। दूसरा, सर मैं संडे को छुट्टी लूँगा क्योंकि मेरी वाइफ है, उसको घुमाने ले जाना रहता है, दूसरा टर्म। तीसरा हो गया कि सर मुझे 10 घंटे का ड्यूटी मैं नहीं कर सकता, मैं 8 घंटे का ही करूँगा क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब कहीं और भी करता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी के कुछ टर्म्स थे वो मुझे बता दिए गए, मेरे जो टर्म्स थे मैंने वो बता दिए, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर कंपनी मुझे रखेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर हम एम्प्लॉयमेंट में आ गए, उसमें हमारे टर्म और कंडीशन लिख दिए गए कि भाई इसको संडे को छुट्टी चाहिए था, उसको मंडे को चाहिए था, ऐसा। तो जो भी सेट ऑफ रूल्स आपने अपने एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए, ठीक है, टर्म और कंडीशंस लगाए थे वो हो गया स्टैंडिंग ऑर्डर। इन लेबर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर आर ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट गवर्न द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी बताया था आपको। इन सिंपल वर्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर रेफर्स टू अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट गवर्न द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड द कंडक्ट ऑफ बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर विद इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर में आप क्या क्या कंडीशंस के बारे में जिक्र कर सकते हो। वर्किंग आवर के बारे में मैंने बताया था, कंपनी ने बोला 10 घंटे, मैंने बोला 8 घंटा कर पाऊंगा, हो गया ना हमारा वर्किंग आवर के बारे में डिस्कस। छुट्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर कंपनी निकालती होगी, किसी को टर्मिनेट करती है तो उसका भी वो बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे काम करोगे तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में होगा। इसके बाद होगा उसमें लीव पॉलिसीज के बारे में कि आपको लीव कब मिलेगा, लीव का पैसा भर के कब मिलेगा, तो ये सारा जो है स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर आता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा है आपसे, क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ही ये जो है नया इसको कोड बनाया गया है 2020 में। तो ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही है, क्या है, डिस्प्यूट ना हो, ठीक है, इसके ऊपर काम करना, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच हार्मनी और पीस मेंटेन रखना, ठीक है, कोई भी तरीके का जो है डिस्प्यूट अराइज ना होने पाए, इसके लिए टर्म्स और कंडीशंस तय करना, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल आपका रिलेशन कोड है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट यही था कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में लोग आते हैं, चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, दोनों के बीच पीस और हार्मनी बना रहे, कोई अपने मन से जो है स्ट्राइक ना कर दे, कंपनी अपने मन से लॉकआउट ना कर दे, ठीक है, दोनों के वेलफेयर के लिए काम करे, इसीलिए ये जो एक्ट है बनाया गया था, यही एक्ट इसका पर्पज है। अगला सवाल है आपका, नेम 3 लॉज। किधर गया यार, पीडीएफ घूम गया, एक सेकंड। हाँ, बोल रहा है आपका, नेम 3 लॉज दैट हैव बीन कंसोलिडेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल, मैंने आपको, अब हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ना, ये नया वाला है, इसको जो है ना 2020 में नया बनाया गया था। तो पुराने जितने भी थे ना, तीनों को एक जगह ला दिया गया, ठीक है। इसमें पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट, दूसरा था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और तीसरा था आपका इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो ये तीनों का एक नया कोड बनाया गया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। आप लोगों ने अगर वेजेस कोड पढ़ा हो, मैंने जो वीडियो बनाया था वो वेजेस कोड भी 4 एक्ट को संलग्न करके बनाया गया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 कौन कौन से एक्ट है।
इसी तरीके से ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी बनाया गया और इसमें 3 एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है ट्रेड यूनियन एक्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो पता नहीं आपका ये तीनों सेपरेट सेपरेट पूछेगा या आपका सीधा रिलेशन कोड पूछेगा, पता ही नहीं चल रहा है। हालांकि आपके सिलेबस में सेपरेट सेपरेट दिया है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट अलग दिया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अलग दिया गया है। अभी नया वाले में शायद तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जाने दो, छोड़ो। अभी आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा है नेम 3 लॉज दैट हैव बीन कंसोलिडेटेड अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो कौन कौन सा लॉज है आपका? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और तीसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये तीनों एक्ट को जो है ना कंसोलिडेट करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है 2020 का, ये नया वाला। ठीक है, चलो हम इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, हमारा क्योंकि सवाल आगे डील करना है। रिपीट करो ना एक बार सर। देखो, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से अगर आएगा ना तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से एक्ट को जो है मर्ज कर दिया गया। कंसोलिडेट का मतलब होता है मर्ज करना। ठीक है, ये तीनों एक्ट को एक साथ मर्ज करके कौन सा एक्ट बनाया है नया? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, जब किसी सारे आंसर व्हाट्सएप पे भेज पाएंगे क्या? ये सारे आंसर रिटर्न में भेज पाएंगे सर? हाँ, मैं बना के रखा हूँ, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। लेक्चर खत्म होने के आधे घंटे के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, टेंशन मत लो। वो मैडम ने जो भी सवाल भेजा है ना, वो उसका सारा आंसर भेजूंगा मैं। ठीक है, तो अभी कौन ज्वाइन कर रहा है यार 11 बजे? चलो जाने दो। ठीक है, अभी अगला सवाल ये हो गया ना, कौन कौन से एक्ट को कंसोलिडेट किया गया है? 3 एक्ट। तो ये है ट्रेड यूनियन और स्टैंडिंग ऑर्डर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगला सवाल है आपका, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। मैंने बोला था ना अभी ड्यूटीज़ के बारे में आप लोगों को कि कंसिलिएशन ऑफिसर के ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे। देखो, ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे कंसिलिएशन ऑफिसर के, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ड्यूटी ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट। ठीक है, सबसे पहला है कि वो क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, दूसरा है उसका इनकरेज पार्टी टू रीच फेयर सेटलमेंट। पार्टी को इनकरेज करेगा कि भाई आप सेटलमेंट पे पहुंचो। ठीक है, सेटलमेंट करके ख़त्म करो मामले को। और तीसरा ड्यूटी उसका क्या है, ये सेटलमेंट अगर हो जाता है तो उसका रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, मतलब गवर्नमेंट को जो है भेज देगा। ये 3 ड्यूटी उसका मेन है, याद रखना कंसिलिएशन ऑफिसर का। ठीक है, ये हो गया कंसिलिएशन ऑफिसर। इसके बाद किधर गया आपका अगला सवाल है, व्हाट इज दी, 27वां सवाल है आपका। अभी तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स में ही खत्म हो जाएगा, तो ये जो लॉन्ग आंसर है ना अपन कल उसको करेंगे पूरा। अभी मैं सिचुएशनल भी लूँगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर अपन कल करेंगे जो भी बचेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट दिए हैं, जो हाईलाइट किया है येलो में, इम्पोर्टर और लाइक ऑल आर द इम्पोर्टेंट। नहीं, जो हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट है। जो हाईलाइट किया है ना मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। वैसे हम लोग कर लेंगे सब। ठीक है, टेंशन सब नहीं होगा यार, बहुत सारा सवाल दे दिया है। 31 है सर टोटल, बहुत दे दिया है कसम से। ठीक है, नहीं अपन पहले येलो वाला कर लेंगे। ठीक है, अगर बचेगा टाइम तो वो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, येलो वाला मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो येलो वाला जो मार्क किया है ना वाटर सप्लाई पे भी किया है, तो वाटर सप्लाई वाला तो इम्पोर्टेंट ही है ना। इसके बाद रिट्रेंचमेंट पे किया है, तो ले ऑफ भी लिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में पूछ रहा है। सारा सवाल तो वही है, सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है, लॉकआउट के बारे में पूछ रहा है। येलो वाला आप सवाल देखो
सब वही सवाल सब है जो अपन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा है। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने आंसर में भी भेजा है। कल भी मैं ये लॉन्ग आंसर जो येलो वाला है ना, कल इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है डील करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम कौन से सवाल पढ़ते हैं वो कवर कर लेते हैं ना, कम से कम 30वां। किधर गया यार, ड्यूटीज हो गया था। वर्क कमेटी के कंपोजिशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्क कमेटी का कंपोजिशन क्या क्या होता है तो आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। वर्क कमेटी जो बनता है उसमें जो है एक चेयरमैन होना चाहिए, एक वाइस चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा और एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। ये 4 आदमी का जो है वो मेंबर होता है, ठीक है। हेलो, सर एक बार फिर से बोलिए तो। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है उसके अंदर कमेटी के अंदर एक होता है चेयरमैन, पहला फर्स्ट होता है चेयरमैन, दूसरा होता है वाइस चेयरमैन, तीसरा होता है सेक्रेटरी, चौथा होता है आपका फोर्थ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयर और वर्कर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको एक एक को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये 4 के साथ एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और फिर वो जो है वर्क्स कमेटी काम करेगी, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन उनका। और इनका मीटिंग कम से कम 3 महीने में एक बार होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं भी होता है ना तो आप वर्कर और एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ दीजिए, तो ये जो 4 जन हैं उनका मीटिंग 3 महीने में एक बार होना ही चाहिए, ठीक है। थ्री मंथ में इनका एक बार मीटिंग होना चाहिए। इनका जो है क्या पर्पज क्या है ये वर्क्स कमेटी का, तो पर्पज भी लिख लीजिए चाहिए तो पर्पज, या मैं इसका आंसर भेजूंगा तो आप लोगों को सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो क्या हम लोग फटाफट वो सिचुएशनल कर लेंगे। चलिए अगला है आपका वर्क कमेटी हो गया ना। इसके बाद है व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ, किधर गया सवाल, सवाल ही घूम जाता है यार कभी कभी। देखो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो है कब कब जो है आपका कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का, ठीक है। अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं भेज दूंगा। सबसे पहला है रीजन कैंसिलेशन का, ट्रेड यूनियन जो है डिसॉल्व हो गया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है ट्रेड यूनियन जो है किसी लॉ को या रूल को जो है ब्रेक किया है तो भी कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का, ठीक है। ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी, अगर ट्रेड यूनियन किसी गलत काम में इंडल्ज हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कब कब कैंसिल हो सकता है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ट्रेड यूनियन खुद से ही डिसॉल्व कर लेता है तो फिर उसका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर ट्रेड यूनियन ने ट्रेड यूनियन के जो लॉज हैं जो प्रोसीजर है उसको ब्रोकन किया है तो भी कैंसिल हो जाएगा। अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में संलग्न हुआ है तो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन अगर ईयरली उनको रिपोर्ट भेजना रहता है, ठीक है, उनके वर्किंग प्रोसेस का, ठीक है, अगर वो हर ईयर का रिपोर्ट नहीं भेजता है तो भी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ट्रेड यूनियन हैज़ अलाउड अ रूल टू कंटिन्यू इन फोर्स दैट इज इनकंसिस्टेंट विद लॉ। अगला है ट्रेड यूनियन हैज़ सीज्ड टू एग्जिस्ट। तीसरा है द ट्रेड यूनियन हैज ऑब्टेन द सर्टिफिकेट बाय फ्रॉड और मिस्टेक। ये जो ट्रेड यूनियन है जो रजिस्ट्रेशन कराया था अगर वो बाय फ्रॉड कराया है या मिस्टेकनली हुआ है, ठीक है, तो भी उसका कैंसिल हो जाएगा। ट्रेड यूनियन हैज नॉट मेंटेन दी मेंबर्स, ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है अपने मेंबर्स को मेंटेन नहीं कर पाया, डिस्प्यूट को उसके रिजॉल्व नहीं कर पाया तो भी उसके जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे,
ठीक है। अब ये जो कैंसिल होगा ना, बिफोर कैंसलिंग अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार मस्ट गिव अ ट्रेड यूनियन एटलीस्ट 2 month नोटिस इन राइटिंग। ठीक है। द नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द रीजन फॉर द कैंसिलेशन। याद रखना, जब किसी रजिस्ट्रार को लगेगा कि कोई भी ट्रेड यूनियन, ये जो मैंने 7-8 रीजन बताए, वो रीजन के कारण कैंसिल होने वाला है, तो ये रजिस्ट्रार जो है ना, उनको 2 महीना पहले नोटिस देगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये रीजन मिला है कैंसिल करने के लिए, अगर तुमको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो आके दो, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है। तो 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है कैंसिल करने से पहले। अगला सवाल है आपका, किधर गया, ग्राउंड हो गया। हाँ, इसके बाद है एक्सप्लेन दी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अंडर, किधर गया सवाल है। हाँ, वो एक्सप्लेन करने बोल रहा है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये जब आप ये एक्ट पढ़ोगे ना, तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो है एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर। तो ये एक्ट बोलता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स द इंगेजमेंट ऑफ अ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, मतलब किसी वर्कर को आप अपने काम में इंगेज कर रहे हो और वो रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, कि आपको मैं इतने दिनों के लिए रख रहा हूं। ठीक है, आप उसमें वर्क के, उनके वर्किंग आवर्स के बारे में, वेजेस के बारे में, अलाउंस के बारे में, ठीक है, ये सब आप उसको बताते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको फिक्स्ड पीरियड के लिए रखते हो, सिंपल। ठीक है, तो फिक्स्ड पीरियड के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रखते हो तो उसको बोला जाएगा फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, सिंपल। वही आपसे पूछ रहा था कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगला है आपका व्हाट आर द पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। 30वां सवाल है। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, इसीलिए मैं बोला कि एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपका। ये शायद मेरे भी इसमें है, इम्पोर्टेंट नोट्स में मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखो, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पावर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोई भी सर्टिफाइंग ऑफिसर है या कंसिलिएशन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर है, तो उसका पावर सिविल कोर्ट के बराबर होता है। ठीक है, लेबर कोर्ट के अंदर। तो सिविल लेबर कोर्ट क्या क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर को इन्फोर्स करा सकता है, एविडेंस अगर उनको लेना है तो एविडेंस ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को जो है कंपेल करना है, बुलाना है तो बुला सकता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको मंगवाना है तो मंगवा सकता है। यही सब पावर होता है ना। अभी हमने पीछे देखा था ना कंसिलिएशन ऑफिसर का, ये है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सबका पावर जो उसमें भी मैंने बोला था कि उसका पावर सिविल कोर्ट के बराबर होता है। वो अपने ऑर्डर को इन्फोर्स करा सकता है, कोई एविडेंस कलेक्ट करना है तो वो ले सकता है, किसी बंदे को कंपेल करना है तो कर सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन कराना है तो कर सकता है। ठीक है, तो एक सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर रहेगा वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भी होता है और सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपका लास्ट सवाल 31, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग ए ट्रेड यूनियन अंडर इंडस्ट्रियल कोड। ठीक है, क्या है प्रोसीजर, क्या है, ये भी मेरे सवाल में है, इंपॉर्टेंट 40 में जब आप देखोगे जाओगे तो। ठीक है, प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम सिचुएशनल में आएंगे। तो देखो प्रोसीजर क्या है। टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, स्टेप्स क्या है। पहला, एटलीस्ट 7 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन मस्ट अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, 7 मेंबर जो है कम से कम ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाके अप्लाई करेगा, कम से कम 7 मेंबर। ठीक है। दूसरा, इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन, ये जो है डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। क्या क्या, ए कॉपी ऑफ ट्रेड यूनियन रूल्स, ए कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन दैट अडॉप्टेड द रूल्स, तीसरा ए कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन दैट ऑथराइज द एप्लीकेशन, और चौथा है स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन। द रजिस्ट्रार विल इशू एन ऑर्डर रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन।
ठीक है। तो सबसे पहला 7 आदमी होना चाहिए, वो आपको जो है ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करना चाहिए रजिस्ट्रार के पास। आपको एप्लीकेशन के साथ ये 4 डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार पढ़ेगा, अगर आपके ऐसे एप्लीकेशन से सेटिस्फाई है तो आपको रजिस्टर करने का जो है अधिकार दे देगा। सिंपल।